पावर शेयरिंग में, पॉलिटिकल साइंस में। तो आखिर पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का क्या रिलेशन? पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का भी रिलेशन है। पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट से सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हो गए हैं। और हार्डशिप, हंगर और हार्डशिप की वजह से क्या हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में रिवोल्ट आ गया। A popular revolt of 1840, revolution of the liberals 1848, a failed attempt. Hello friends, welcome to my YouTube channel Srishti's SST classes. हम लोग पढ़ रहे थे The Rise of Nationalism in Europe. चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं The Age of Revolution. The time period of the Age of Revolution is 1830 to 1848. Clear? चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशन। जब हम लोग रिवॉल्यूशन की बात करते हैं इन दिस चैप्टर, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि किस तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट आए, किस तरीके से रिवॉल्यूशनरीज आए और उसके बाद उन्होंने रिवॉल्यूशन किया फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, ग्रीस में हुआ। क्लियर है यहाँ तक? फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, ग्रीस में हुआ। हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सब के बारे में जानेंगे कि आखिर हर कंट्री का ओरिजिन, हर कंट्री का इंडिपेंडेंस किस तरीके से हुआ। अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ वो किसके द्वारा लड़ा गया? रिवॉल्यूशनरीज कौन कौन थे? तो रिवॉल्यूशनरीज थे हमारे लिबरल नेशनलिस्ट थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और पुअर पीजेंट्री भी थे। ठीक है, उसके बाद जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, जुलाई में पहला रिवॉल्यूशन हुआ 1830। क्लियर है? 1830 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 से ही, बट जुलाई में फ्रांस में 1830 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उस टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ? उस टाइम पीरियड में When France sneezes, the rest of the Europe catches cold, said by Duke Metternich. अब भाई इसका मतलब क्या है? When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. फ्रांस छींका, पूरे यूरोप में सर्दी फैल गई। चलिए अब इस सर्दी कैसे फैली, लोगों के अंदर क्या क्या हुए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो the France sneezes, when France sneezes, it means कि जब फ्रांस में, जब फ्रेंच पीपल के अंदर क्या आया, नेशनलिज्म की फीलिंग आई और वो धीरे धीरे क्या होने लगी, सारे लोगों में फैलते गई, सारे लोगों में स्प्रेड होने लगी। तो उसी को ड्यूक मेटरनिक ने कहा है व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। नाम याद रखिएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाता है एग्जाम में कि द स्टेटमेंट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड सेड बाय हुम, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? चलिए अब जिस तरीके से हम लोग देखे थे कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन, नेपोलियन का डिफीट किस ईयर में हुआ था ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डालोगे। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन, जो भी ईयर है वो आप लोगों का होमवर्क है। द राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ था जब कंजर्वेटिव्स आए थे और जब ट्रीटी ऑफ वियना वाला टाइम पीरियड चल रहा था, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में बोला है, तो उस वक्त क्या हुआ, दो बर्बन किंग, द बर्बन डायनेस्टी जो थी वो स्टैब्लिश फिर से होने लगी और वो स्टैब्लिश हो चुकी थी। लेकिन जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में तो उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि जो बर्बन किंग का जो डायनेस्टी था, जो बर्बन एम्पायर था, जो रीस्टोर हो चुका था एट द टाइम ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो वापस से लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू उठा के फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब इसको लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज क्यों हटाते हैं? क्यों हटाते? इसीलिए क्योंकि उनका क्या कहना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, हमारे कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो भी हमारा राजा रहेगा वो काम करेगा। तो चलिए अब वो लोग क्या करते हैं, यानी कि आफ्टर जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। क्लियर है? तो फ्रांस क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया अंडर द हेड ऑफ लुइस फिलिप।
अब लुइस फिलिप बेचारा करे तो क्या करे, उसको तो मन नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाए, लेकिन रिवॉल्यूशन देखते देखते लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो अंडर लुइस फिलिप हेड किया गया। ठीक है, अब जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ क्या क्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैम बेल्जियम लिखी हुई है, ब्रुसेल्स लिखी हुई है, इन सब का कनेक्शन तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग है जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़े थे। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखे थे पावर शेयरिंग में, पॉलिटिकल साइंस में, तो आखिर पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का क्या रिलेशन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का भी रिलेशन है। पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट से सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे रिलेशन हुआ। तो हम लोग पावर शेयरिंग में पढ़े थे कि बेल्जियम जिसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल, और यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, तो बेल्जियम में बोला जाता था डच और फ्रांस, दोनों लैंग्वेज बोले जाते थे। तभी तो हम लोग देखते थे कि बेल्जियम में जो है वो हाफ डच थे हाफ फ्रेंच थे, तो किस तरीके से नेगोशिएशंस वहाँ पे ऑकर हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग उस नेगोशिएशन को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग नेदरलैंड की भी बात किए हैं। नेदरलैंड अब कहाँ से आ गया भाई बीच में, तो ट्रीटी ऑफ वियना में मैंने क्या बताया था कि नेदरलैंड के अंदर बेल्जियम इंक्लूड हो गया था, जो भी चेंजेस हुए थे इन द ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, तो जब नेदरलैंड के अंदर बेल्जियम इंक्लूड हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ, इन द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस there was seen the sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। नेदरलैंड में बेल्जियम इंक्लूड हो गया था, शामिल हो गया था, लेकिन जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वो भी अपने इंडिपेंडेंट के लिए लड़ना शुरू कर दिया था कि भाई अगर मेरे घर में डच बोला जाता है तो सारे लोग डच क्यों नहीं बोलते हैं, आधे फ्रेंच बोलते हैं आधे डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, क्यों पूरे ब्रुसेल्स के लोग डच बोलेंगे, डच लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अपने कंट्री के लिए, बेल्जियम में अपने कंट्री के लिए धीरे धीरे लोगों में स्प्रेड होने लगी। तो जुलाई रिवॉल्यूशन ना ही सिर्फ फ्रांस के इंडिपेंडेंट को शो करता है, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को शो करता है, बट ये भी शो करता है कि किस तरीके से आफ्टर द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने लड़ाई के लिए, अपना रिवॉल्यूशन करने के लिए स्टार्ट हो गए थे, अपने रिवॉल्यूशन करने के लिए वो लोग खड़े हो गए थे। क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिए स्टोरी को धीरे धीरे अगर आप लोग पढ़ के समझिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कभी भी ये नहीं सोचेगा कि पॉलिटिक्स में पढ़ लिए चलो भूल जाते हैं, एग्ज़ाम आएगा तो रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको नहीं याद रहता तब तो मुझे यहाँ पे पूरा कहानी बताना पड़ता कि बेल्जियम में क्या बोला जाता था, ब्रुसेल्स में क्या बोले जाते थे, कौन से लैंग्वेज का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा नहीं बताया। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं वापस से बोल रही हूँ, वो लोग जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं पावर शेयरिंग का पॉलिटिकल साइंस। क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आखिर ग्रीस का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ। देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या बोला, रिवॉल्यूशन में हम लोग फ्रांस का देखेंगे, बेल्जियम का देखेंगे, ग्रीस का देखेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन देखे हैं फ्रांस में, फ्रांस के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला कि फ्रांस में
जब नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी, जब वहाँ की फीलिंग स्प्रेड हुआ, फ्रांस में जब स्प्रेड हुआ नेशनलिज्म का फीलिंग, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सारे कंट्री सोचने लगे कि भाई हमारा नेशन भी है ना, हमारा कंट्री भी नेशन स्टेट बनेगा, हमारा कंट्री भी इंडिपेंडेंस होगा। तो ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट हुआ? चलिए, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्रीक का इंडिपेंडेंस हुआ कैसे, ग्रीस का। वहाँ पे एक इवेंट मोबिलाइज्ड हुआ, वहाँ पे एक नेशनलिस्ट फीलिंग आई लोगों के अंदर, और वो सारे जो रिवॉल्यूशंस थे वो किसके थ्रू किए गए थे? एजुकेटेड पीपल्स के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो क्या किए कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो उनके अंदर थी वो धीरे धीरे अपने पूरे कंट्री में स्प्रेड करने लगे। उसके बाद ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था सिंस 15th सेंचुरी। ठीक है, तो जब हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना में क्या देखे थे कि ग्रीक भी किसी का पार्ट है। क्लियर है, ग्रीक भी किसी का पार्ट है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया था, वो ओटोमन एम्पायर के अंदर चला गया था। और ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन में इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि इसको क्या माना जाता है, एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। हाँ, एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस को माना जाता है, और इसीलिए ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रोथ हुआ रिवॉल्यूशनरीज का नेशनलिज्म इन यूरोप में, हम लोग जो भी देखते हैं कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज आए और जिनका भी ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट आए थे, फिर रिवॉल्यूशनरीज आए थे। क्लियर है, तो उस वक्त क्या हुआ कि यूरोप जो है वो पूरे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल से जूझ रहा था, और उसी बीच में ग्रीस क्या सोचा कि भाई मुझे भी अपना नेशन स्टेट बनाना है। क्लियर है, तो नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में वो किसके द्वारा सपोर्ट किए गए थे? वो कुछ ग्रीक पीपल जो एग्जाइल में रहने चले गए थे वो, और कुछ लोग उसी के अंदर थे। और ग्रीस जो है वो क्रिश्चियनिटी पे फेमस था। वो किसके अंदर आ गया था? मुस्लिम एम्पायर यानी कि ओटोमन एम्पायर के अंदर आ गया था। तो उसको ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो वहाँ के लोगों का जो स्ट्रगल था वो किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? तो कुछ ग्रीक्स जो एग्जाइल में रहने चले गए थे, और कुछ वहीं के पीपल थे ग्रीस के ही रहने वाले, जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो गई थी, और वो धीरे धीरे अपने पूरी कंट्री में स्प्रेड कर रहे थे। पोएट्स और आर्टिस्ट क्या मानते हैं ग्रीस को? एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्यों मानते हैं? मैंने अभी जस्ट बोला कि ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया, जस्ट बिकॉज कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन था वहाँ पे रोमन माइथोलॉजी वगैरह जो है ये सब ग्रीस से ही डेवलप होके आई थी। इन सब का जो स्टैब्लिशमेंट है वो ग्रीस के थ्रू किया गया था। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ठीक है, चलिए यूरोपियन सिविलाइजेशन का हम लोग कहानी यहाँ पे सुन ली है। उसके बाद स्ट्रगल हुआ, तो स्ट्रगल में कौन कौन लोग सपोर्ट किए? एग्जाइल्स में जो ग्रीक के लोग रहते थे वो सपोर्ट किए, और जो ग्रीस में ही लोग रहते थे वो भी सपोर्ट किए। क्यों सपोर्ट किए? कि ग्रीस जो है वो मुस्लिम एम्पायर के अंदर आ चुका था और उसको इंडिपेंडेंस चाहिए था मुस्लिम एम्पायर से, इट मीन्स ओटोमन एम्पायर से, जिसके अंडर वो 15th सेंचुरी से था। क्लियर है, चलिए उसके बाद क्या देखते हैं? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। कॉन्स्टेंटिनोपल आज के डेट में जो इस्तांबुल है हमारा, उसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल बोला गया था। तो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में एक ट्रीटी साइन हुआ जिसके अंदर ये बोल दिया गया कि आज से ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रीक भी इंडिपेंडेंट हो गया हमारा कंट्री। चलिए उसके बाद एक लॉर्ड बायरन थे, इंग्लिश पोएट। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन दिया गया है तो मैं बता देती हूँ क्या है। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यानी कि ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की थी उन्होंने। अब आप लोग सोचिएगा कि भाई ये तो इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, वो ग्रीस के लिए क्यों जाके लड़े? उनका मन।
तो इंग्लिश पोएट थे, वो क्या किए, जब देखे कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है तो वो आए और उसके बाद बहुत सारा फंड्स कलेक्ट किए। उसके बाद वो गए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, लोगों के साथ मिलकर ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की। बट एट लास्ट 1824 में वो मर गए ड्यू टू फीवर। अब ये भी मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं था कि क्यों मरे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है तो पढ़ना है। तो ये एक छोटे से बताया गया है कि आखिर लॉर्ड बायरन कौन थे। हाँ, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, इंग्लिश पोएट कौन थे जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल थे, तो लॉर्ड बायरन। क्लियर है? तो इस तरीके से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रीस का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, और वो किसके अंदर था, ओटोमन एम्पायर के अंदर था। और एट लास्ट अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंट डे इस्तांबुल इन 1832 ग्रीस एज शोन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस का भी अपना एक नेशन स्टेट बन गया और ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गई। चलिए वहाँ पे भी जीत हासिल हो गई। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था भाई, चलिए पढ़ते हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन और वी कॉल्ड इट एज रोमांटिसिज्म। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी इज्म लग गया उसका मतलब क्या हुआ, आइडियोलॉजी। तो रोमांटिक इमेजिनेशन यानी कि अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि अब इस वॉर में, इंडिपेंडेंस के वॉर में रोमांटिक क्या था, देखते हैं क्या था। तो ज़रूरी नहीं है कि नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर्स से ही आए, ज़रूरी नहीं है। वो किस चीज़ से आ सकती है, हमारे फोक कल्चर से भी आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा कल्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने में लोगों के अंदर। ठीक है, तो अब वो किस किस चीज़ से होता है, आर्ट्स हो गए, पोइट्रीज़ हो गया, स्टोरीज़ हो गया, म्यूज़िक हो गया। तो ये सब चीज़ क्या शो करता है कि हाँ, हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लड़ाई करके और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके ही नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जगाएं। लोगों के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फोक डांसेस, फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स हो गए या फिर फोक पेंटिंग्स हो गए ऑल्सो। तो ये सब कुछ बना के डांस करके तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर ला सकते हैं। तो रोमांटिसिज्म यानी कि द आइडियोलॉजी दैट रिलाई ऑन कल्चर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स थे वो क्या बोले कि अपार्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ साइंस, अगर हम लोग साइंस को भूल जाते हैं, अगर हम लोग वॉर को भूल जाते हैं, तो नेशनलिज्म किस चीज़ से शो होगा, नेशनलिज्म शो होगा हमारे इमोशन से, हमारे मिस्टिकल फीलिंग्स यानी किसी भी चीज़ पे फना हो जाना। तो किस तरीके से लोग फना होंगे भाई, तो किस तरीके से लोगों के अंदर रोमांटिसिज्म आएगा, तो फोक डांसेस हो गए। अब सब कोई एक तरह का डांस करना शुरू कर दो, चलो आ गया हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग। तो इस मतलब क्या ये चीज़ क्या शो कर रहा है कि अगर सारे लोग एकजुट होकर अगर एक चीज़ पे ध्यान देंगे, एक ही कल्चर को परफॉर्म करेंगे, तो लोगों के अंदर यूनिटी दिखेगा और ये जो यूनिटी है वो नेशनलिज्म की फीलिंग को शो करेगा। तो ये था रोमांटिसिज्म। क्लियर है? तो यानी कि क्या बोला गया कि जो कॉमन कल्चर है वो अगर कंट्री में, अगर नेशन में स्टैब्लिश कर दिया गया तो वो हमारे एक नेशनल फीलिंग को शो करेगा। एंड दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ रोमांटिसिज्म। यहाँ पे हम लोग एक रोमांटिक फिलोसोफर यानी कि एक जर्मन फिलोसोफर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ठीक है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का आइडिया क्या था, तो वो क्या बोले कि जो जर्मन कल्चर है अगर वो हम लोग पूरे कॉमन पीपल इन द सेंस दास वोल्क के अगर अंडर हम लोग स्प्रेड कर दें तो वो क्या शो करेगा,
the feeling of romanticism or the feeling or the nationalist feeling among peoples. ठीक है, तो और ये क्या बोले, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोइट्री, ये सारा जो क्या है वो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को शो करता है कि किस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स आएंगे. ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन से हो. हम लोग कॉमन कल्चर को अगर स्प्रेड कर दें तो उससे भी शो होता है. उसके बाद क्या हुआ कि बाय कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द सम पार्ट्स ऑफ कॉमन कल्चर, फोक कल्चर्स, ये क्या शो करता है, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन बिल्डिंग, कि किस तरीके से नेशन बिल्डिंग हुआ बाय द पॉपुलराइजेशन ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि बाय द पॉपुलराइजेशन ऑफ मिस्टिकल फीलिंग अमंग पीपल्स, किस तरीके से लोगों के अंदर मिस्टिकल फीलिंग आया, किस तरीके से लोग क्या किए कि अपने फोक कल्चर्स पे, अपने ट्रेडिशनल्स पे जाके लोग इस पे फना हो गए और बोले कि भाई ये तो हमारा नेशन है, हमको तो इसके लिए कुछ भी करना है, इसको इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए कुछ भी करना है. और उसी में एक जर्मन फिलोसोफर एज अ रोमांटिक आइडियोलॉजी इनको देखा गया था, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर. वो क्या बोले कि हम लोग अगर एक कॉमन कल्चर स्प्रेड कर देते हैं अमंग कॉमन पीपल, तो ये भी हमारे एक नेशनलिस्ट फीलिंग को शो करेगा एज अ रोमांटिसिज्म. तो ये था हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग. चलिए अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज के भी बारे में. तो तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो. द रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन के हम लोग क्या देखेंगे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज के बारे में भी, कि आखिर वर्नाक्युलर लैंग्वेज का क्या रोल था. तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. अब जिस तरीके से इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, जिस तरीके से मैंने बोला था कि पावर शेयरिंग वाला चैप्टर याद कीजिए जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़े थे. तो पावर शेयरिंग का इससे क्या ताल्लुक, पावर शेयरिंग में किस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे लोग क्या करते थे, लड़ लेते थे. डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो क्या बोलते थे कि नहीं हमारी मेजॉरिटी होगी, हमारा मेजॉरिटी होगा. तो इस तरीके से लोग क्या किए, लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया था. तो उसी तरीके से रोल ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस एंड फोकलोर्स, तो लैंग्वेज का क्या रोल था अंडर द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग. ठीक है, तो चलिए अब लैंग्वेज क्या करता है, इट हेल्प इन रिकवरिंग एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी नेशनलिस्ट मैसेज अमंग इलिटरेट. अब हम लोग अगर डांस और सॉन्ग्स इन सब के थ्रू अगर नेशनलिस्ट फीलिंग को लोगों के अंदर जगाएंगे तो क्या होगा, जितने भी इलिटरेट थे उनको भी समझ में आएगा कि हाँ ये हमारा एक कॉमन कल्चर है, हम लोग इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो हमारे नेशन को शो करता है. और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट the national feeling was developed in common people, among common people. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं पोलैंड का. पोलैंड क्या हुआ था एट द एंड ऑफ 18th century थ्रू ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, थ्रू ग्रेट पावर्स क्या हुआ था, इसका पार्टीशन हो गया था. पोलैंड का कुछ पार्ट रशिया में, कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया में, कुछ पार्ट प्रूशिया में चला गया था. लेकिन पोलैंड के कुछ पार्ट्स गए थे. ठीक है, पोलैंड के जो लोग थे वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज यूज़ होता था और लोगों के अंदर उस वक्त भी क्या थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, रोमांटिसिज्म था लोगों के अंदर. जो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, जो जुड़ा हुआ था वहाँ के म्यूज़िक और लैंग्वेज से. लोग अपने कंट्री का यानी कि पोलैंड अपना क्या किया, अपना जो कॉमन म्यूज़िक और लैंग्वेज था उसको नहीं भूला. हाँ, उसका पार्टीशन हो गया रशिया में, प्रूशिया में, ऑस्ट्रिया में, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर भी रोमांटिसिज्म यानी कि मिस्टिकल फीलिंग उन लोगों के अंदर कैसे थी, तो वहाँ के कॉमन म्यूज़िक से, वहाँ के कॉमन लैंग्वेज से, जो लोगों के अंदर उस वक्त भी यानी कि पार्टीशन के बाद भी थी.
वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ पे हम लोग एक और फिलोसोफर के बारे में बात करेंगे, कैरल कुरपिंस्की। ठीक है, नाम थोड़े अजीब होते हैं, कोई बात नहीं, याद करना है कर लेंगे। कैरल कुरपिंस्की। और अगर स्टोरी याद रहे ना, और अगर आप लोग स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हुए नाम को याद करने की कोशिश करो तो फिर नाम याद करने भी बहुत सिंपल है, ईजी है। तो कैरल कुरपिंस्की क्या करते थे कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो था उसको सेलिब्रेट कैसे करते थे। तो वहाँ के नेशनलिस्ट स्ट्रगल को वो सेलिब्रेट करते थे, ओपेराज और म्यूज़िक बजा बजा के, ये सारा कुछ कर कर के वहाँ के जो फोक डांसेस थे उसको क्या करते थे कि वो एक पोलानिश एंड मजूरका के फॉर्म में वहाँ पे शो किए एज अ नेशनलिस्ट सिंबल, एज अ नेशनलिस्ट सिंबल ऑफ पोलैंड। मैंने क्या बोला, पोलैंड पार्टीशन हो चुका था पोलैंड का थ्रू ग्रेट पावर्स, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जो वहाँ के कॉमन लैंग्वेज हुआ करते थे, फोक डांसेस हुआ करते थे, तो वो सारा कुछ क्या हुआ, वो आज भी जिंदा था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि रोमांटिक इमेजिनेशन के अंदर लैंग्वेज का क्या रोल था, कॉमन कल्चर का क्या रोल था। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। जिस तरीके से अभी मैंने बोला कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज के बेसिस पे नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर कैसे स्प्रेड हुई, तो उसी पे हम लोग आगे और बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ये हमारा भाई एक कॉमन लैंग्वेज है, इससे हमारा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, इससे हमारी जो फीलिंग्स है वो अटैच है अमंग कॉमन पीपल्स। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो हमारी फीलिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। तो लैंग्वेज जो है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को शो करता है। अब रशियन ऑक्यूपेशन के बाद क्या हुआ, पोलैंड में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पोलैंड का पार्टीशन हो गया वहाँ का, तो वहाँ से पोलिश लैंग्वेज को हटा के वहाँ पे रशियन लैंग्वेज का एस्टैब्लिशमेंट रख दिया गया कि नहीं, आज से सारे लोग जो हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे, तो रशियन लैंग्वेज बोलेंगे। लेकिन मेंबर्स, जो क्लर्जी मेंबर्स थे पोलैंड के, वो क्या किए, पोलिश लैंग्वेज को ही एज अ वेपन यूज़ किए, वो टू शो नेशनलिस्ट पावर। पोलैंड के जो लोग थे वो क्या किए, पोलिश लैंग्वेज को ही यूज़ किए टू शो कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है, यानी कि नेशनलिस्ट जो है वो हमारे अंदर, वो पोलैंड के अंदर आज भी रेसिस्ट करता है। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, पोलिश लैंग्वेज जो है वो किस किस चीज़ में यूज़ होने लगा, तो वो धीरे धीरे क्या किया, रशिया क्या किया कि रशियन लैंग्वेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया। लेकिन पोलैंड में जो क्लर्जी मेंबर्स थे वो क्या किए, पोलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ किए टू शो द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग देमसेल्व्स। और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर द चर्च गैदरिंग। अगर चर्च में किसी को बुलाना था तो वो लोग पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देना था तो वो लोग पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। उसके बाद यूज़ ऑफ पोलिश, यानी कि पोलिश लैंग्वेज का जो यूज़ है वो क्या शो करने लगा, तो वो ये शो करने लगा कि किस तरीके से जो ये लैंग्वेज है वो एक सिंबल बन गया स्ट्रगल का अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। ठीक है, रशिया उस पर कब्जा किए हुए था, तो किस तरीके से वो अपना लैंग्वेज, इट शोज द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम वॉर। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने क्या देखा कि लोग अपने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, अपने नेशनल फीलिंग्स को शो करते हैं। यहाँ पे कोई भी वॉर नहीं हुआ, कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं हुआ। क्लियर है। तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, किस तरीके से विदाउट वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम लोग अपने फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को शो कर सकते हैं। हम लोग अपने फोक डांसेस, फोकलोर्स, यानी कि जितने भी फोकलोर्स हो गए, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, आर्ट्स, पोइट्री, तो ये सारा कुछ क्या हमारे शो करता है, कॉमन लैंग्वेज, ये हमारा क्या शो करता है, एक नेशनल फीलिंग को, जिस पे हम लोग मिस्टिकल तरीके से क्या हो सकते हैं, उस पे जारी रह सकते हैं और अपने नेशनलिज्म के लिए उस पे वॉर कर सकते हैं। वॉर इन द सेंस सेंटिमेंटल वॉर,
not that was connected to our emotions, that was connected to our feelings, not for of territorial expansion. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये था हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग. अब हम लोग देखेंगे कि द रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि 1830 से 1848 के बीच के टाइम पीरियड में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे फीलिंग को शो किया जाता था, किस तरीके से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू ग्रीस का इंडिपेंडेंस हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 हम लोगों ने देखा जो कि फ्रांस में हुआ. अब हम लोग देखेंगे अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट. तो 1830 में क्या हुआ? हंगर, यानी कि भूखमरी छा गई. अब वो किस चीज़ से हुआ? तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो संख्या था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. अनएम्प्लॉयमेंट का संख्या बढ़ गया, माइग्रेशन, यानी कि लोग माइग्रेट होने लगे इस कंट्री से उस कंट्री. इस सब वजह से क्या हुआ? ओवर क्राउडेड स्लम्स का जो कैपेसिटी था वहाँ पे रहने का, वो सारा कुछ बढ़ गया. अब कभी भी अगर माइग्रेशन होता है या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो उसके वजह से क्या होगा? लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अगर कुछ अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी. उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे फूड प्राइसेस, यानी कि अगर एज फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में 23 मिलियन लोग रह रहे हैं, ड्यू टू सडन माइग्रेशन वहाँ पे 28 मिलियन पीपल हो गए, तो क्या होगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज इन द फूड ग्रेन्स. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? जो भी फूड ग्रेन्स कल्टीवेट हो रहे थे उनके प्राइजेस को हाई कर दिया गया. उसके बाद एक तो बैड हार्वेस्ट हो गया था उस ईयर में, हो सकता है वो साल में बैड हार्वेस्ट हो जाए, या तो ड्राउट हो जाए या फिर हेल आ जाए, ताकि कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था. तो इन सब के वजह से क्या हुआ? हंगर स्प्रेड हो गया 1830 में. ठीक है, 1830 में हंगर कैसे स्प्रेड हुआ? तो ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ. ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन के वजह से ओवर क्राउडेड स्लम्स का संख्या बढ़ा. ड्यू टू डैट क्या हुआ? जो फूड ग्रेन्स का प्राइजेस था वो बढ़ गया, और बैड हार्वेस्ट की वजह से वहाँ पे पॉपुलिज्म बढ़ गया. पॉपुलिज्म मतलब होता है पावर्टी. बैड हार्वेस्ट की वजह से वहाँ पे पॉपुलिज्म बढ़ गया. ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, किस तरीके से हंगर फैला. अब हम लोग देखेंगे हार्डशिप, यानी कि क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को और क्यों, कैसे. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो हार्डशिप का कारण बना. अब वो भाई कारण कैसे बना हार्डशिप का? इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो इंग्लैंड से क्या होने लगा कि जो मशीन मेड गुड्स हैं वो इम्पोर्ट होने लगे. अब उसकी वजह से क्या होगा कि मशीन मेड गुड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शंस हो रहे थे, वो सब का क्या होगा? उन सब का बिक्री कम होगा. वो सब क्या होगा कि अच्छे, चलो अब लोगों को मशीन का अच्छा खासा बनाया हुआ और एट द चीप रेट अगर मिल रहा है तो लोग तो वहीं प्रेफर करेंगे जहाँ पे हमको चीप एंड बेस्ट पॉलिसी मिले. ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हुआ? जब मशीन मेड गुड्स आने लगा इंग्लैंड से, तो यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों को स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा. या आखिर वो लोग कैसे कमाएंगे, वो लोग अपना सामान कैसे सेल करेंगे मार्केट में. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हार्डशिप देखें. अब हंगर और हार्डशिप की वजह से क्या हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में रिवोल्ट आ गया. अ पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848. ठीक है, हंगर और हार्डशिप की वजह से सोसाइटी में क्या आ गया? रिवोल्ट आ गया. अब फ्रांस में 1848 में जो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ वो किस बेसिस पे हुआ? अब चलिए, वो क्यों हुआ? फूड का शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इन सब की वजह से क्या हुआ? जो पेरिस पॉपुलेशन था वो बेचारा, उसके पास ना खाने को कुछ है, ना उसके पास कोई काम करने के लिए कुछ जॉब है, तो वो लोग क्या होगा? जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉपुलिज्म भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो वो लोग रोड्स पे आ गए. अब उसके बाद क्या हुआ कि
लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली बनाया, लोगों ने एक नेशनल असेंबली बनाया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब वहाँ का जो राजा था लुइस फिलिप, तो वो उनको सब क्या बोला कि चलिए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, आपको इसी के बेसिस पे रूल आप ही कीजिएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप अपना कुछ नहीं लगाइएगा। तो इन सब के वजह से क्या हुआ, लुइस फिलिप उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिए। तो जब लुइस फिलिप इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिए, देन लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। अब बोला गया कि चलिए आप रिजेक्ट कर दिए तो आप जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पे फ्रेंच क्या किए कि नेशनल असेंबली बनाए और उस नेशनल असेंबली के तहत रिपब्लिक साबित किए फ्रांस को, और सारे एडल्ट मेल्स अबव द 21 ईयर्स ऑफ एज सबको राइट टू वोट मिल गया। ठीक है, इसके पहले तक हम लोगों ने क्या देखा था कि राइट टू वोट किसको किसको मिला है, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को मिला है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया गया था। लेकिन अंडर द नेशनल असेंबली दैट वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, इट गारंटीड राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा हंगर, हार्डशिप, और कैसे हंगर और हार्डशिप की वजह से पॉपुलर रिवोल्ट हुआ फ्रांस में इन 1848। तो हम लोगों ने वो देखा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब लिबरल्स का क्या रिवॉल्यूशन था, उनके तरफ से कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, चलिए देखते हैं। रिवोल्ट्स ऑफ पुअर 1848। अभी हम लोगों ने जस्ट क्या पढ़ा कि हंगर और हार्डशिप की वजह से पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848 हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। तो जब वो पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848 चल रहा था तो पैरेलल में ही एडुकेटेड मिडिल क्लास का भी रिवोल्ट चल रहा था फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस में फरवरी 1848 में जो पैरेलल में रिवोल्ट चल रहा था वो क्या बोला, एबोलिशन ऑफ मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल सफरेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड। यानी कि मोनार्की सिस्टम को एबोलिश करना चाहिए और एक रिपब्लिक सिस्टम को स्टैब्लिश करना चाहिए जिसके अंदर यूनिवर्सल सफरेज रहे सारे लोगों के पास। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो अदर पार्ट्स था यूरोप में, यानी कि बहुत सारे अलग अलग नेशंस थे, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर हो गया, तो ये सब आज उस वक्त भी क्या था कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं माना जाता था। उस वक्त तक ये सारा जो अलग अलग नेशन है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था। उसके बाद क्या देखते हैं कि जो सारे मेन हो गए, विमेन हो गए, वो लोग का जितना भी डिमांड था वो सारे लोग एक जगह होके वो लोग क्या करते थे कि अपने सारे डिमांड को कंबाइन करके एक जगह रखते थे, ताकि और उसके बाद कॉम्बाइंड डिमांड को लेके स्ट्रगल करते थे एज अ लिबरल्स। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन जर्मनी रीजन। अब जर्मनी रीजन में रिवॉल्यूशन कैसे होगा लिबरल्स का, ठीक है, तो जर्मनी रीजन में हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, तो ये सारा कुछ क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट में गैदर होते हैं। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में गैदर होते हैं, वहाँ का एक पार्लियामेंट्री ऑफिस था। फ्रैंकफर्ट में गैदर होने के बाद वो लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में उन लोगों का क्या क्या डिमांड रहता है, तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली 18 में 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेशनल असेंबली कहाँ पे गैदर होते हैं, फ्रैंकफर्ट में गैदर होते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो सेंट पॉल चर्च के अंदर था। ठीक है, अब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गैदर होते हैं और उनका डिमांड क्या रहता है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस मोनार्क को रूल करना चाहिए और सारे लोगों के पास यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि 1848 के रिवोल्ट के साथ साथ एजुकेटेड मिडिल क्लास का रिवोल्ट भी चल रहा था, और
उसके अंदर किस तरीके से जर्मनी में जो प्रोफेशनल्स थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हो गए, बिग बिजनेसमैन हो गए, तो ये सारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गैदर होके अपना एक नेशनल असेंबली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के क्या करते हैं, अपने डिमांड्स को रखते हैं। क्या क्या था? यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, यानी कि राइट टू वोट मिलना चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना हुआ होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोनार्क है वो काम करेगा, वो रूल करेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली क्या बोला? उन लोगों का क्या डिमांड क्या था कि हम लोगों को मोनार्की चाहिए, दे वॉन्ट मोनार्की बट इट वॉज सब्जेक्टेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जर्मन असेंबली का क्या कॉन्सेप्ट था, जर्मन नेशनल असेंबली का क्या कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा मोनार्क है वो हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा कुछ क्राइटेरिया, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हुए उस वक्त का जो राजा था, प्रूशिया का राजा फ्रेडरिक विल्हेम IV, इनको क्राउन पहनाया गया और बोला गया कि आप मोनार्क आप संभालिए, लेकिन अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच वॉज मेड बाय आवर नेशनल असेंबली। तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्रेडरिक विल्हेम IV जो थे, द किंग ऑफ प्रूशिया, वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर वहाँ क्या देखा जाता है कि वो एक दूसरे मोनार्क के साथ जाके अटैच हो जाते हैं टू अपोज द नेशनल असेंबली, टू अपोज द नेशनल असेंबली ऑफ जर्मन। ठीक है, वो वहाँ के ऑफर को रिजेक्ट करके दूसरे जगह के मोनार्क के साथ जाके ज्वाइन हो जाते हैं टू अपोज द नेशनल असेंबली। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ओपोजिशन का बढ़ता है, एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स बढ़ते हैं, इन सब की वजह से मिलिट्री पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो पार्लियामेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दैट द पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेसिस्ट द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स वाज कॉन्स्टिट्यूएंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो पार्लियामेंट था, जो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स के थ्रू हेड किया गया था, जो उसके अंदर काम किया गया था, तो अब एरिस्टोक्रेटिक लोगों की संख्या बढ़ती है, ओपोजिशन पार्टी का रूल ज़्यादा हो जाता है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इन सब की वजह से पार्लियामेंट इरोड हो जाता है। और जो मिडिल क्लास लोग थे जो उस पार्लियामेंट में वर्कर्स और आर्टिशंस के डिमांड्स को रखने गए थे एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंटली वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने सपोर्ट को खो देते हैं। ठीक है, अब अपने अपने सपोर्ट को खो देते हैं और एट द एंड क्या हम लोग देखते हैं, एंड में क्या हम लोग देखते हैं कि जो ट्रूप्स था वो क्या होता है, असेंबली को फोर्स कर देता है। फ्रैंकफर्ट जो सेंट पॉल चर्च के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठाया गया था, वहाँ से हटने के लिए द ट्रूप्स वर फोर्स्ड द असेंबली टू डिसबैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से जर्मन असेंबली का क्या डिमांड था, मोनार्की विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्यों फ्रेडरिक विलियम रिजेक्ट किए और दूसरे मोनार्क के साथ जाके ज्वाइन हुए टू अपोज द जर्मन नेशनल असेंबली, और वहाँ का मिलिट्री पावर स्ट्रांग हुआ, एरिस्टोक्रेटिक पावर स्ट्रांग हुआ। तो इन सब के वजह से वहाँ के पार्लियामेंट को ट्रूप्स के थ्रू फोर्स कर दिया गया डिसबैंड होने का। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 1848 का जो रिवॉल्यूशन था, जो लिबरल नेशनलिस्ट के थ्रू किया गया था, तो क्या उसके अंदर बहुत सारे इशू भी हम लोग देखने को मिलता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या इशू देखते हैं कि द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन, विमेन का भी एक बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर रिवॉल्यूशनरीज के साथ। तो वो लोग क्या किए थे, विमेन भी अपना क्या की थी कि एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और वो लोग अपना एक डिमांड रखी थी कि हम लोगों को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। पर जब पार्लियामेंट में
एज 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं वर्कर्स और आर्टिशंस के डिमांड्स को लेके, तो विमेन का अपना भी एक ग्रुप था जो पॉलिटिकल राइट्स, जो अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे पॉलिटिकल राइट्स के लिए। उन लोगों का भी अपना एक डिमांड था, उन लोगों का भी अपना एक पॉलिटिकल पार्टी था। लेकिन हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या देखते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या देखते हैं कि जो विमेन थी उन लोगों को ऊपर में विजिटर्स गैलरी में सिर्फ शो कर दिया गया। अब विमेन बोली ये तो भाई हद हो गया, हम लोग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था लेकिन हम लोगों को उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। हम लोगों को एज अ ऑडियंस क्या बोला गया कि जो गैलरी है उसके एज अ ऑडियंस में ऊपर में आप लोग खड़े हो जाइए और नीचे जो चल रहा है ना उस मूवी को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों को वो हक नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, ठीक है। अब was the revolution of the liberals 1848 a failed attempt? क्या जो लिबरल रिवॉल्यूशन था 1848 का, क्या वो फेल हो गया था, क्या वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था? चलिए देखते हैं था या नहीं था। तो एट लास्ट आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 हम लोग क्या देखते हैं कि जो मोनार्क्स था उन लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई जो रिवॉल्यूशन का साइकिल है ना वो तभी ख़त्म होगा जब हम लोग लिबरल नेशनलिस्ट को उनका जो डिमांड है वो दे देंगे, ठीक है। तो एट लास्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो मोनार्क्स हैं वो लिबरल नेशनलिस्ट को उसका डिमांड दे देते हैं, परमिशन ग्रांट कर देते हैं। और आफ्टर 1848 सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी लिबरल नेशनलिस्ट यानी कि फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है और वेस्टर्न यूरोप में तो वो बिफोर 1815 ही हो चुका था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एट लास्ट आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 फ्रांस ऑल्सो बिकम रिपब्लिक एंड कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो was it the revolution of liberals 1848 a failed attempt? No, it was not. क्योंकि अगर फेल होता तो फ्रांस इंडिपेंडेंट नहीं होता, वहाँ पे रिपब्लिक उन लोगों को नहीं मिलती। अब चूंकि वहाँ पे उन लोगों को रिपब्लिक हो गया था फ्रांस और उन लोगों को इंडिपेंडेंट मिल गया था, तो इट वॉज नॉट अ फेल्ड अटेम्प्ट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, चलिए अब हम लोग ना स्टोरी को कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बात करेंगे 1789 से लेके 1848 तक की कहानी को कि आखिर क्या क्या हुआ। 1789 में स्टार्ट हुआ हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1789 में स्टार्ट हुआ हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बीच बीच में यानी कि सबसे पहले चलिए 1804 में नेपोलियन आया, ठीक है, उसका रूल ओवर हुआ। उसके बाद 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का डिफीट हो गया और नेपोलियन के डिफीट के साथ क्या हुआ था 1815 में, नेपोलियन के डिफीट के साथ क्या हुआ था, राइज ऑफ, याद है किसी को, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद 1804 में नेपोलियन आया, फिर डिफीट ऑफ नेपोलियन हुआ 1815 में। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डिमांड हुआ, 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डिमांड हुआ। और उसके बाद ये बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्यूशंस क्या किए, टेक प्लेस किए। एंड एट लास्ट इन 1848 ड्यू टू द पुअर पीजेंट्स रिवोल्ट, पुअर पीजेंट्री रिवोल्ट एंड लिबरल मिडिल क्लास रिवोल्ट, क्या होता है, फ्रांस इंडिपेंडेंट हो जाता है और खुशियाँ मनाता है। यानी कि 1789 से 1848 तक की स्टोरी को कनेक्ट करके हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ
झेलते झेलते एट लास्ट इन 1848 पुअर पीजेंट रिवोल्ट एंड लिबरल मिडिल क्लास रिवोल्ट के तहत फ्रांस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और एक नेशन बिल्डिंग बन जाता है वहाँ पे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि चलिए फ्रांस से नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो बहुत अच्छे से हुआ, वो बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए एट लास्ट फ्रांस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्रांस के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री थे, जर्मनी था, इटली था, तो ये सारा ये सारा अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। आज तो है, ये सारा अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो हम लोगों को अभी जर्मनी और इटली को भी इंडिपेंडेंस दिलवाना है भाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, उन लोगों को इंडिपेंडेंस कैसे मिला। इस पार्ट का वीडियो मैं इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।